हेलो एवरीवन। तो मैं रजनी विश्वकर्मा स्मार्ट क्लासेस से फिर आपके लिए आ गई हूँ एक वीडियो लेकर, वो भी क्लास 10th के लिए, जो कि डिमांड था कि मैम क्लास 10 के लिए भी वीडियो तैयार कीजिए। ठीक है, तो हम आ गए हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट लेकर आपके लिए, है ना। इट इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10, है ना। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहले तो थोड़ा सा ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान है भाई कि 10th है, बोर्ड है, सीरियस लेना है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बहुत रिलैक्सिंग मोड में पढ़ना है। क्योंकि 10th आपको बोर्ड जरूर है, लेकिन इतना हार्ड इतना टफ कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से हर एक चैप्टर हर एक चीज आपकी मैं क्लियर करूंगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप उसमें खुद से भी ये बर्डन मत लीजिए कि भाई बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, उसको मतलब बहुत बड़ा वो नहीं बनाना है अपन को। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं, और धीरे धीरे मैं आपका सारा टेंशन रिलीज करते जाऊंगी। बस आपको मेरे साथ जो भी मैं करवा रही हूँ अच्छे से समझना है, और उसको रिटर्न में भी खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर। तो क्या सबसे पहले अराइज हो रहा है आपके दिमाग में क्वेश्चन, व्हाट इज रियल नंबर मैम। ठीक है, तो रियल नंबर पढ़ने के पहले हम पहले उससे और बेसिक चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, ये सारी चीजों पे बात करते हैं। तो रियल नंबर के पहले हम हमारा पहली चीज हम बात करते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो हमें पता है कि होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होती है हमारी काउंटिंग, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पता है आपको, है ना। अब सेकंड थिंग कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जीरो को छोड़कर, है ना, एक्सपेक्ट 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे जीरो को छोड़कर जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, है ना, इसमें एक्सेप्ट हमारा क्या है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटी तक हमारी काउंटिंग चलती रहती है ना। इवन नंबर आपको पता है, इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर होते हैं हमारे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड क्या होते हैं। इवन नंबर होते हैं जो टू से डिविजिबल होते हैं, है ना। ऑड नंबर जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ चीज, फिफ्थ क्या है हमारा, ऑड नंबर के बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली क्या हो, वन एंड इटसेल्फ, है ना। ऐसे नंबर जो वन की टेबल में आते हैं और खुद के नंबर की टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है ना। या हम बोल सकते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ वन एंड इटसेल्फ ओनली, है ना। तो वन एंड इटसेल्फ, है ना। जैसे कि कौन सा नंबर ले लेंगे, अब वन, वन प्राइम नंबर नहीं होता बेटा, है ना। वन ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो वन को हम छोड़कर क्या करेंगे, 2 3 5 7। देखो, टू से वन और खुद के टेबल में आता है, थ्री वन और खुद के टेबल में आता है, फाइव वन और फाइव के खुद के टेबल में आता है ना। अगर अब आपको लग रहा होगा 2 3 5 7 अब मैम नाइन होगा, तो नाइन नहीं, नाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइन क्या है, वन के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है, और अदर नंबर के टेबल में भी आ रहा है ना। तो यहाँ तो तीसरा भी कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हमने क्या पढ़ा है, कॉमन फैक्टर तो इसमें केवल क्या होता है, वन और खुद होता है सिर्फ इटसेल्फ। ठीक है, इसलिए नाइन जो होगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है ना। लेकिन 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से हमारी चलता रहेगा सीरीज। ठीक है, अब सिक्स क्या है हमारा, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर में वन और इटसेल्फ, मतलब ऐसे नंबर जो वन की टेबल में भी आते हैं खुद की टेबल में भी आते हैं। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, वन की टेबल में भी आ रहे हैं, खुद के टेबल में भी आ रहे हैं, और अदर नंबर की टेबल में भी आ रहे हैं। जैसे कि फोर, वन के टेबल में भी आएगा, टू के टेबल में भी आएगा, और फोर के टेबल में भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन से हो जाएंगे हमारे कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो, टू तो हमारा प्राइम नंबर था, ठीक है, तो टू हमारा कॉम्पोजिट तो नहीं हो सकता। और वन, जैसा कि मैंने बोला, ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है।
ठीक है, तो 1 हमारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 3 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 4 से। तो 4, 6, 8 ये सारे हमारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, है ना, जो सभी मतलब 1 खुद के और अदर टेबल में भी, अदर नंबर्स की टेबल में भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारे हो गया प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। अब बात आती है हमारे रियल नंबर्स की। व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर के पहले आपको एक चीज और पढ़ना पड़ेगी, दैट इज इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? तो इंटीजर्स के लिए आप एक नंबर लाइन के थ्रू समझिए। नंबर लाइंस पढ़ा है हमने, है ना, छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है ना। तो मिड में क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। तो हमारी नंबर लाइन पे हमें जितने भी नंबर शो हो रहे हैं वो सारे ही क्या होते हैं? हमारे क्या होते हैं? नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जीरो जो है वो भी इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो भी इंटीजर है, और नेगेटिव नंबर है वो भी इंटीजर्स है। तो इनके बीच अब जितने भी नंबर्स लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पर नंबर लाइन पे शो होने वाले सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं, पॉइंट में हो, -1 प्लस कुछ भी हो, ठीक है। अब ये हो गई हमारी बात इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। अब आप बोलोगे मैम आप रियल नंबर पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ा रहे हो? तो भाई आपको रियल नंबर तब ही समझ में आएगा जब आपको ये सारे फैक्टर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारी चीजें पता होंगी, तब आप बता सकते हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पे क्या कंडीशन आती है हमारी? वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब डिनोमिनेटर। क्यों नहीं होना चाहिए मैम जीरो? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो उस पूरे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी, है ना। तो नॉट डिफाइन हो जाएगी तो हम कैसे बता पाएंगे कि भाई इसको क्या आया आंसर, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर 2/0 लिखा तो ये तो हमारा आंसर क्या आ गया? नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमको क्या लिखना है? रैशनल नंबर, है ना, इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली अब इसका हम अगर ऑपोजिट बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अब जैसा रैशनल होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इरेशनल क्या होगा? उसका ऑपोजिट, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ भी सेम कंडीशन है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू। क्यू देखिए ना तो रैशनल नंबर में ना ही इरेशनल नंबर, दोनों ही जगह क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर अपॉन में जीरो हुआ, डिनोमिनेटर में जीरो हुआ, तो हमारे उस पूरे की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आप बोले अगर जीरो, तो जीरो रैशनल नंबर है ना। क्यों है? क्योंकि अगर हमने अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब हमने क्या कंडीशन थी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या ये जीरो है? नहीं है। इसलिए जीरो जो है हमारा रैशनल नंबर होगा, है ना। और हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब आती है बात रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, इरेशनल की आपकी एक कंडीशन और है कि इरेशनल किसे बोलते हैं हम? हमारे पास दो टर्म होते हैं रैशनल में भी, या सिर्फ हम दो टर्म की बात करते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए 22/100 लिखा आपने, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.22। दैट्स इट, खत्म हो गया, ये यहाँ पर डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग नंबर जितने होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि वो खत्म ही नहीं होगा उसका डिवाइड, है ना, कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो जैसे कोई भी पाई की वैल्यू, पाई सबसे बड़ा चीज है इसमें, ठीक है। तो पाई क्या होता है? 3.14 एंड चलती रहती है इसकी वैल्यू, है ना। हम तो 22/7 पे खत्म कर देते हैं, लेकिन वो 22/7 पे खत्म नहीं होता है, वो चलता ही जाता है। अब मैम ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग के चलता ही जा रहा है, सिर्फ इस वजह से ये
इरेशनल नंबर है क्या? पाई, है ना? पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। इस इरेशनल होने के लिए इसके साथ साथ एक कंडीशन और चाहिए कि जो नंबर है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने किसी का भी डिवाइड किया तो हमारे पास आया 102, 002, 0002, है ना, 00002। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? एक तो चलता भी जा रहा है डिवाइड, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग भी है ना? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब आप किन्हीं दो नंबर्स का अगर डिवाइड कर रहे हो और उसका डिवाइड जो है कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देख रहे हैं हम यहाँ नॉन रिपीटिंग भी है ना। 02 ऑफकोर्स है, लेकिन यहाँ एक जीरो था, यहाँ दो हो गया, यहाँ तीन हो गया, यहाँ चार हो गया। अगर हम रिपीटिंग इसे कब बोलते हैं? जब 102 02 02 ऐसे ही आता जाता है ना, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है? ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी दोनों में क्या लग रहा है? नॉन लग रहा है। तो जब दोनों में नॉन लग रहा होगा तब वो कैसा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। अदरवाइज वो कैसा? टर्मिनेटिंग नंबर हो और रिपीटिंग हो, है ना, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, तो भी वो रैशनल कहलाएगा। सिर्फ इरेशनल की कंडीशन है जब दोनों जगह नॉन लगा हो। क्लियर हो गया ये बात? अब आते हैं हम रियल नंबर पे। तो रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब रियल नंबर के अंदर क्या क्या, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों तरह के नंबर्स हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर हो गया, रैशनल और इरेशनल नंबर जब दोनों तरह के नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, है ना, या रियल नंबर कंटेन्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। क्लियर हो गया? तो ये हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो एनसीईआरटी में दिया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे हम और आगे आपके आपके पास वीडियोस पहुंचते जाएंगे, है ना। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने रियल नंबर तो देख लिया। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, है ना, ये हो गया। यहाँ पर हमारी ये चीज खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ, एलसीएम, इन सब के बारे में, है ना। तो इन सबसे पहले आपके पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दी हुई है, जिसमें क्या कह रहे हैं वो, कि उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल है कि 4 टू द पावर n, तो वो बोल रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए मतलब n की ऐसी क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे इसकी एंडिंग डिजिट जो हो वो जीरो आ जाए, है ना, एंड डिजिट पर क्या आ जाए? एंड डिजिट पर जीरो हो जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, है ना। तो अगर हम, चलिए यहाँ पर हम रख कर देखते हैं, मान लीजिए, है ना, इतना सारा करना नहीं है पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रही हूँ कि अगर हमने मान लो यहाँ 4 की पावर 1 कर दिया, है ना, एन की जगह 1 2 3 रखते जाते हैं, तो क्या आएगा? एन 4 आएगा। ठीक है, अब एन की जगह अगर आप 2 रखोगे तो 4 इंटू 4 16 आएगा। अगर हमने 4 की पावर 3 कर दिया तो 4 64 आएगा। यहाँ भी एंड डिजिट नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, है ना, ये नहीं आ रही। तो अगर आप इस तरह से आप करते जाओगे तो आपको कभी भी 4 की
पावर आप कितनी भी कर दें, कितनी भी चाहे कर दें, 1000 कर दो, कितनी भी कर दो, ठीक है, आपको हमेशा फोर, मतलब एंड डिजिट कभी जीरो नहीं मिलेगी, है ना। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अगर हमें किसी भी नंबर की पावर, मतलब किसी भी नंबर की एंड डिजिट अगर हमें जीरो लानी है, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको 4 दिख रहा है 5 से डिविजिबल होता हुआ? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें अगर एक कॉमन फैक्टर भी 5 होता, है ना, या ये 5 से डिविजिबल होता, तो हम इसको लिख सकते थे कि ये 4 का मतलब 4 एन की इस वैल्यू के लिए भैया एन डिजिट जीरो आ जाएगी, है ना। बट यहाँ पर हम क्या एक लिख सकते हैं, अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो 4 आएगा 2 × 2, और यहाँ पर n लिखा था तो n लिख दिया। तो 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 n, है ना। तो 2 की पावर क्या हो गई? 2 है ना। तो इसको फॉर एंडिंग डिजिट बी जीरो, है ना। एंड डिजिट बी जीरो होने के लिए इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, है ना। बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 5, है ना। तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इसकी एंडिंग डिजिट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सो एंड so no value of n, so that 4 to the power n with 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि आपको कभी भी अगर किसी भी नंबर की वैल्यू में लास्ट में जीरो चाहिए, तो उसके कॉमन फैक्टर 2 और 5 या सिर्फ 5 ऐसे होना चाहिए, है ना। तो मतलब 2 और 5 दोनों होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए, है ना। तो ना तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना, या तो दोनों होते या सिर्फ 5 होता तो भी काम हो जाता हमारा। तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपके पास कोई भी और क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे आप और अदर बुक में देखेंगे तो आपके पास 6 टू दी पावर n भी दिया होगा, या अगर आप हमेशा देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी इवन नंबर दिया है यहाँ और उसकी पावर n दी है, तो वो कभी भी n नहीं होगा जीरो से, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ 10 हो सकता है ना। लेकिन ऐसे 4, 6, 12 ये कभी भी जीरो नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारी ये चीज हो गई। अब आते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम पर, है ना। तो एचसीएफ एलसीएम के लिए हम क्या क्या देखा है कि एक आपका, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ठीक है। तो इसमें हमको ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है खास, बस आपको क्या याद रखना है, जैसे मान लीजिए अब हम किसी नंबर के, दो नंबर के एचसीएफ हमको निकाल लें, है ना। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, अ, जैसे क्या नंबर लेते हैं हम नंबर ले लेते हैं 6 and 20, है ना, जो आपके एग्जाम्पल सेकंड में भी है, ठीक है। चलिए, ये हमारा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है तो हम इसको क्लियर ही कर देते हैं।
अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 तो हमने कर लिया 4 की पावर n वाला, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, है ना। तो आपके पास क्या बोला है, फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20, ठीक है। फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जो हमने नॉर्मली अभी तक हम करते आ रहे हैं, है ना। क्या है, 6 और 20, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से इसको फाइंड करते हैं कि अगर हम HCF की बात करें तो हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अच्छा, एक कुछ बच्चों में मैंने ज्यादातर सुना है कुछ बच्चों से कि जैसे आप अगर 6 के फैक्टर निकाल रहे हैं या 20 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो आप बोलते हैं LCM निकाल रहे हैं, है? तो ऐसा नहीं है बेटा, ये जो मेथड रहती है तो हमेशा इसको LCM नहीं बोलते हम। LCM हम तब बोलते हैं जबकि इन्हीं दो नंबर को हम एक साथ लेकर फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम दो नंबर को लेके कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे एलसीएम बोलेंगे, बट अगर हम अलग अलग इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम एलसीएम नहीं कि ये एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं 2 3 6, 3 1 3, सिमिलरली 2 10 2 5, है ना। अब ये 5 से जाएगा बस सीधे, ठीक है। तो हमने 6 के फैक्टर क्या लिखे, 2 इंटू 3 इंटू 1। सिमिलरली 20 के फैक्टर लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। अब इन्हीं दो से अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। यहाँ हम देखेंगे तो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो जब भी आप एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, अगर आपको यहाँ सेम नंबर दिख रहे हैं कोई, है ना, कॉमन नंबर दिख रहे हैं, तो आपको कौन सा लेना है इसमें से कॉमन नंबर, कैसे पता चलेगा। तो एलसीएम की जब बात होगी तो आपको इन दो में से जिसकी पावर ज्यादा है वो नंबर लेना है ना। यानी यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 ज्यादा है तो हम क्या ले लेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 3, तो क्या 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर है, नहीं है। तो लेकिन एलसीएम में हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको जो भी नंबर दिखेंगे एलसीएम में वो आपको हर एक नंबर लिखना है। बस शर्त ये है कि अगर आपके पास सेम टाइप नंबर दोनों तरफ है तो दोनों में से कौन सा लेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, जिसकी हाँ पावर ज्यादा होगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर, अब यहाँ तो 3 का एक ही है तो बस 3 को एक बार लिख लेंगे। सिमिलरली 5 यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है, लेकिन हमें 5 को लेना ही है, ठीक है। अब आप इंटू कर दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 5 15, तो कितना आ गया 60। तो ये हमारा एलसीएम का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में अब हमको लेकिन क्या देखना है, इसमें हम क्या देख रहे थे एलसीएम में, दिए हुए नंबर की मैक्सिमम पावर, है ना, ज्यादा पावर किसकी। एचसीएफ में हमें देखना है कम पावर, है ना। तो हमने यहाँ देखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में कम पावर किसकी है, 2 की पावर 1 की, तो हम 2 की पावर 1 ले लेंगे। अब 3 क्या देखेंगे, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो है ही नहीं यानी 0 है, तो छोटा पावर क्या हुआ, 0 ही हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए हम 3 को लेंगे ही नहीं। 5 को देखेंगे तो 5 यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, तो हमने क्या बोला 5 की मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर 1, अगर यहाँ कुछ नहीं तो 5 की पावर 0 हो गई, तो मिनिमम पावर क्या हो गई 0, 0 की वैल्यू 1, है ना। तो यानी अब हमारा इसमें 2 के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं आएगा, है ना। तो हमारा एचसीएफ इसका हो गया 2, ठीक है। तो ये तो हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब अगर आपको यही चीज बोल दी जाए उससे, जैसे अर्थमेटिक उससे बोल दिया आपको कि यूक्लिड का अर्थमेटिक लेमा मेथड लगाइए, ठीक है, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, तो आपको कैसे करना है इसको, है ना। तो वो भी समझ लीजिए आप, जिसमें हमको बोल रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। जो कि क्या होती है कि जैसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 4 को, तो 2 2 जा 4 ये आएगा, है ना। अब यहाँ पर जो 4 है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर, है ना। तो करके देख लीजिए अगर आपको सेम आता है। डिविडेंड 4, डिवाइजर क्या है, ये जिससे हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन, जो यहाँ आया है, और रिमाइंडर क्या है हमारा 0। तो कितना है, 2 2 ज़ा 4। देखो LHS इक्वल RHS आ गया। ठीक है, तो यही हमारी है यूक्लिड लेम्मा मेथड, ठीक है, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइजर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अगर हमें यही HCF किससे बोला होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बोला होता, तो हम क्या करते कि इनमें जो छोटा नंबर है उससे हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने किया तो कितने टाइम जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 2 बचेगा। अब हमें पॉइंट पुट नहीं करना है, अब क्या करना है, अब जो हमारा रिमाइंडर है वो अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 0, है ना। तो ये आ गया रिमाइंडर 0। तो 0 हम देखेंगे कि कौन सा डिवाइजर हमने यूज किया तब हमारा 0 आया। तो हमने डिवाइजर यूज किया 2, है ना। तो जिस डिवाइजर के टाइम पे हमारा 0 आया है उसी को हम क्या बोलेंगे, HCF। कि इस नंबर का HCF हमारा क्या आया, 2 आया। आई बात समझ में, है ना। मान लीजिए अब एक मैं आपको देती हूँ, आप लोग मुझे करके बताइएगा। 15 और 25 का HCF निकालना है हमें। एक मैं और करती हूँ फिर आपको दूंगी, तो आप बताएंगे। जैसे ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितना आया, 0 1। अब 10 जो रिमाइंडर बनाए बचा है वो डिवाइजर बन जाएगा, है ना। और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 10 से कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम, 5 आया। ठीक है, अभी हमारा 0 नहीं आया, तो अभी हमें फिर वही प्रोसेस करनी है। क्या, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 0 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 कब आया, जब डिवाइजर हमारा क्या था, 5। दैट मीन्स इसका HCF हमारा क्या निकल गया, 5। ठीक है, तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड कहता है, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ एल्गोरिथम बोल दीजिए, आप अर्थमेटिक बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है ना। इसका आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, सॉरी एग्जाम्पल की तरफ, है ना। तो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हाँ। अब मेरे को इसके पहले आपको एक चीज और बतानी थी कि हमारा अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनके हमें LCM दिया है, HCF भी दिया है, या हमको दो नंबर का LCM दिया है और HCF फाइंड करने को बोला है, तो हम डायरेक्ट किस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये आपका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, मान लो आपके पास 16 और 20 दिया हुआ है ना, और आपको बोल दिया कि इसका आपको HCF दिया हुआ है, मान लीजिए, है ना। तो HCF मान लो आपको दिया है इसका 4, तो आपको LCM फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर कौन सी हमारी यही है, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 20 लिख दीजिए, इक्वल की जगह इक्वल लगा दीजिए। HCF हमें कितना दे रखा है, 4। LCM हमें निकालना है ना। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM को यही रहने दीजिए, 4 इंटू में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 16 5 ज़ा 80, तो हमारा इसका LCM कितना आ गया, 80। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना, इजी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमको बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 96 और 404, सॉरी 404 का हमें क्या निकालना है,
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कहाँ है? एचसीएफ निकालना है सिर्फ। और वो भी हमें किससे बोला है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपके लिए बहुत इजी है। 96 का डिवाइड 96 के फैक्टर कर दीजिए, 404 के कर दीजिए। हमें पता है अगर लास्ट में 6 है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। सिमिलरली यहाँ 2 0 2 1 0 1। अब किससे जाएगा ये बताइए? कोई नंबर है आपके पास जिससे ये डिवाइड होगा? हम्म, तो हम देख रहे हैं 101 हमारी किसी भी टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ 96 के फैक्टर लिखेंगे। 2 1 2 3 4 5 इंटू 3, और यहाँ पर 404 के आया है 2 इंटू 2 इंटू 101। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर 5 है और 3 है, और यहाँ 2 टू दी पावर 2 और 101। तो हमने एचसीएफ में क्या देखा था? एचसीएफ में हम अगर यहाँ भी जो नंबर दिया है और वही सेम नंबर हमें यहाँ दिया है ना, तो हम उसकी पावर देखेंगे, जिसकी पावर सबसे कम है ना। ज्यादा पावर हम किस में देखते थे? एलसीएम में। अगर हम इसका एलसीएम निकाल रहे होते तो हम ज्यादा पावर को लेते, पर हमें अभी यहाँ क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम 2 की कौन सी पावर लेंगे? जो मिनिमम पावर है, यानी 2 की पावर 2। ठीक है, तो कितना आया हमारा? 4। बाकी तो इसके अलावा हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो हमारा एचसीएफ आ गया 4। ठीक है, अब आपको निकालना है इसके लिए, आपको प्रूव भी करना है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो आप एलसीएम या तो यहीं से निकाल दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, या आपके पास फॉर्मूला भी है, अभी मैंने लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, दो नंबर हमारे कौन से हैं? 96 इंटू 404। एचसीएफ हमारा आया है 4 इंटू एलसीएम, है ना, ये आया। तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम को ये रहने दीजिए, 4 इंटू में तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, काट दीजिए इसको। 101 96 इंटू 101 हमारा एलसीएम आ जाएगा। करिए इसका मल्टीप्लाई, कितना आएगा हमारा? इसका हमारा मल्टीप्लाई आएगा 9696। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो तब तक आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कम से कम 2 बार बेटा, मेरे कहने से 2 बार अगर आप रिटर्न में इस चीज को कर लेंगे तो मैं श्योर हूं कि आप एक्सरसाइज 1.1 के भी काफी कुछ क्वेश्चंस खुद से भी कर सकते हो, है ना। तो आप ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपके पास एक्सरसाइज 1.1 लेकर आएंगे।